अस्सलामुअलैकुम। जहान दास्तान में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए अब्दुस्तार आकाश साहब की कहानी लेकर आया हूँ और कहानी का नाम है सदियों बाद। तो शुरू करते हैं सदियों बाद एपिसोड 1। गुलाब दयाल उर्फ गुल्लू दादा के जुए के अड्डे पर जुआ किसी नौजवान हसीना के शबाब की तरह अरूज पर था। ये दिल्ली के गुंजानाबाद इलाके बल्ली मारा में था। ये एक बहुत बड़ा हाल कमरा था जिसमें जगह जगह प्लास्टिक की खूबसूरत गोल मेज़ें और कुर्सियां लगी हुई थी। दरवाजे पर 2 मसल्ला सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो सुर्ख रंग की वर्दियों में मलबूस नजर आ रहे थे। ये गुल्लू दादा के खास आदमी रंगा और कासू थे। चेहरे मोहरे से वो भी बस बस्ता बे के बदमाश नजर आ रहे थे। हाल ही में एक कमरा था जिस पर गुलाब दयाल जैनी की नेम प्लेट वाज़ेह नजर आ रही थी। ये गुल्लू दादा का कमरा था जिसे वो दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता था। वो शराब शबाब की खरीदो फरोख्त के मामलात यहीं बैठकर तय करता था। इसी हाल से मुंसलिक उसका घर था, मगर उसका रास्ता बाहर गली में से था और एक दरवाज़ा गुल्लू दादा के दफ्तर में से भी था जो उसके घर की राहदारी में खुलता था। उसके आलिशान घर में उसकी बीवी बिमला कुमारी और उसकी नौजवान बेटी रूपा के अलावा 2 पुराने मुलाजिम थे जो गुल्लू दादा के बाप के ज़माने से उनके घर में काम करते थे। उस वक्त भी गुल्लू दादा अपने दफ्तर में मौजूद था। तमाम मेज़ें फुल थी। कई वेटर्स से हाथों में ट्रे और शराब की बोतलें थामे इधर उधर आ जा रही थी। दाव पे दाव लग रहे थे और बड़े हाल कमरे में रोशनियों का सैलाब साया हुआ था। कई किस्म की रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। मेज़ों के दरमियान खाली जगह में नीम बरहाना हसीनाएं हाल में बजने वाले हल्के हल्के म्यूजिक पर रक्स कर रही थी। यह हसीनाएं उस जुए के अड्डे की मुस्तकिल रकासाएं नहीं थी, बल्कि ये भी बराए फरोख्त थी और अभी तक ये फरोख्त ना हो सकी थी। इतने बड़े पैमाने पर शराब, हीरोइन और औरतों की खरीदो फरोख्त का गुल्लू दादा के सिवा किसी के बस की बात ना थी। गुल्लू दादा ख़ानदानी बदमाश था। पूरी दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो गुल्लू दादा के नाम से वाकिफ़ ना हो। वो दिल्ली का जाना माना बदमाश था और शैतान की तरह मशहूर था। उसके पास सिर्फ शराब की फरोख्त का लाइसेंस था, मगर गुल्लू दादा के जुए के अड्डे की रौनकें देखकर यूं लगता था जैसे दिल्ली में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। हालांकि उस जुए के अड्डे से कुछ ही दूर राम मंदिर के बिलमुकाबल बल्ली मारा का मशहूर और मरूफ थाना था, मगर थाने वाले भी कभी कभार दाव लगाने या शराब व शबाब से सैर होने के लिए ही आते थे। शायद उसकी वजह यह थी कि गुल्लू दादा उस थाने के डीएसपी शेर सिंह को 30,000 रुपये माहाना भत्ता अदा करता था और इस भत्ते के बल बोते पर वो अपना कारोबार दिन रात फैलाए जा रहा था। आज भी वो एक औरतों की खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टी का मुंतज़र था और अपनी कारोबारी सोचों में गुम था कि यकायक टेलीफोन की घंटी पूरी कुव्वत से चलाने लगी। वो घबरा कर यकदम उछल पड़ा और उसका दिल धक धक करने लगा, मगर टेलीफोन की घंटी बजते देख कर उसके औसान बहाल हो गए और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और साथ ही एक मामूली सी गाली टेलीफोन ईजाद करने वाले को दी और कहा, हेलो, गुल्लू दादा स्पीकिंग। गुल्लू दादा पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसकी आवाज़ में करख्तगी का अंसर नुमाया था। दूसरी तरफ डीएसपी शेर सिंह था। उसने पूछा, की हाल चाल है? मगर गुल्लू दादा सोचों के तिलिस्म से अभी अभी निकला था, इसलिए शेर सिंह की आवाज़ न पहचान सका और पूछने लगा, कौन बोल रहा है? शेर सिंह ने जवाब दिया, मैं तुहाडा पुराना सेवक शेर सिंह। और शेर सिंह की आवाज़ पहचान कर गुल्लू दादा के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि उसे मालूम था कि आज यकम तरी है और शेर सिंह 30,000 रुपये का मुतालबा करेगा। मगर फिर भी गुल्लू दादा ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, शेर सिंह जी, हमें मालूम है आज यकम तरी है, मगर आपने टेलीफोन करने का कष्ट क्यों किया? और दूसरी तरफ से शेर सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, गुलाब जी, मैं तो यही पूछना सी कि अर्जुन आया कि नहीं आया। गुल्लू दादा ने जवाब दिया, अर्जुन तो नहीं आया, परंतु तुम क्यों चिंतक हो? मैंने आपकी सेवा का प्रबंध कर रखा है। यह सुनकर शेर सिंह ने कहा, ओ आवे तो उन्होंने कहना मेरे को छेती पहुँचे, मैं एक मीटिंग ते भी जाना है। गुल्लू दादा ने जवाब दिया, ठीक है महाराज, मैं उसे जल्दी भेज दूंगा। और शेर सिंह का जवाब सुने बगैर रिसीवर कैरेडल पर पटक दिया और कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। वो सोच रहा था कि 30,000 एक बहुत बड़ी रकम है जो हर माह शेर सिंह को देनी पड़ती है। उसने सोचा कि इस माह के 30,000 रुपये बचाने चाहिए, मगर किस तरह? ये सोचते सोचते उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया और उसके चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई और बेसाख्ता उसके लबों से निकला, आज आ लेने दो उस अर्जुन को। मेरा नाम भी गुल्लू दादा है, देख लूँगा उसे। अर्जुन भी एक बदमाश ही था,
मगर पुलिस के लिए मुखबर का काम करता था और मुख्तलिफ जगहों से बत्ता इकट्ठा करके लाना भी उसी का काम था। बदमाश होने के बावजूद भी वो ये काम बड़ी ईमानदारी से करता था। माँ बाप तो उसके कब के मर चुके थे और बदमाश होने की वजह से शादी उसकी ना हो सकी थी, इसलिए वो अपने घर में अकेला ही रहता था। गुल्लू दादा को कुर्सी से टेक लगाए अभी चंद ही मिनट हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गुल्लू दादा ने रिमोट कंट्रोल उठाया और दरवाज़ा खोलने का बटन दबा दिया। दरवाज़ा खुद बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और कासू की शक्ल नजर आई। गुल्लू दादा ने उसके अंदर दाखिल होते ही पूछा, क्या है? कासू ने जवाब दिया, दादा वो अर्जुन आया है। गुल्लू दादा ने उसे कहा कि अर्जुन को अंदर भेज दे और अर्जुन की वापसी का किसी को ना बताना। जो भी पूछे यही कहना कि अर्जुन आते ही पैसे लेकर चला गया था, और रंगे को भी समझा देना वरना तुम दोनों भी बेमौत मारे जाओगे, और अर्जुन को घर के दरवाजे से भेजना। कासू ने सर झुकाकर कहा, ठीक है दादा, और उसके बाद कासू बाहर चला गया और दरवाज़ा खुद बहुत बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही गुल्लू दादा ने दोबारा रिमोट उठाया और कमरे का अंदरूनी दरवाज़ा खोलने के लिए बटन दबा दिया। यह दरवाज़ा उसके दफ्तर और उसके घर को आपस में मिलाता था और उसके घर की राहदारी में खुलता था। चंद ही मिनट बाद उसमें से अर्जुन मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। गुल्लू दादा ने उसे देखते ही गैर मामूली खुशी का इजहार करते हुए कहा, आओ आओ अर्जुन महाराज, मैं आप ही की राह देख रहा था, और उसे अपने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा, क्या पियोगे? अर्जुन ने रस्मन कहा कि कुछ नहीं दादा, बस मेरा काम कर दीजिए, मुझे ज़रा जल्दी है। मगर गुल्लू दादा ने कहा, महाराज कुछ तो जलपान कीजिए, कभी कभी तो दर्शन देने आते हो। मगर अर्जुन ने कहा, दादा मैं फुल होकर आया हूँ। ये सुनकर गुल्लू दादा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसे तुम्हारी इच्छा, अगर तुम भूखे ही मरना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं। और गुल्लू दादा की उस बात पर अर्जुन मुस्कुराने लगा, मगर उसे क्या मालूम था कि गुल्लू दादा वाकई उसकी जान के दर पे है। गुल्लू दादा ने अपने आगे रखी मेज़ की दराज खोली और उसमें लगे एक बटन को दबा दिया। बटन दबाते ही अर्जुन की कुर्सी को एक झटका लगा और वहाँ एक हला पैदा हो गया और अर्जुन कुर्सी समेत नीचे तहखाने में जा गिरा और हला बराबर हो गया। उसके साथ ही उसने एक खौफनाक कहका लगाया और कहने लगा, गुल्लू दादा से बत्ता लेने आया था, चलो इस माह के 30,000 तो इसके गले पड़े। डीएसपी शेर सिंह से कह दूंगा कि अर्जुन 30,000 रुपये लेकर चला गया, फिर शेर सिंह इसको ढूंढता रहेगा कि अर्जुन बेदरम हो गया है और रकम लेकर भाग गया है। अर्जुन कुर्सी समेत नीचे तहखाने में जा गिरा। उसे काफ़ी चोटें आईं, मगर वो उठ खड़ा हुआ। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई न दे रहा था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर बेसूद, उसे कुछ दिखाई न दिया। नीचे गिरते हुए उसे कुछ यूं लगा था जैसे वो हड्डियों के ढेर पर गिरा हो। उसने नीचे बैठकर हाथों से टटोल टटोल कर देखा तो उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी आ गई। हाथों में इंसानी खोपड़ी महसूस करते ही उसने खौफ से एक चीख मारी और खोपड़ी दूर फेंक दी। अंधेरे में उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वह समझ चुका था कि अब मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है और इससे पहले भी इस तहखाने में गिरकर कई लोग मारे जा चुके हैं जिनकी हड्डियां यहाँ बिखरी पड़ी थी। खौफ और दहशत से उसके हवास जवाब दे गए और वो होशो हवा से बेगाना हो गया। जब शाम तक भी अर्जुन वापस ना पहुंचा तो डीएसपी शेर सिंह को तशवीश लाक हुई और उसकी तशवीश भी बजा थी, क्योंकि 30,000 रुपये का मामला था और इतनी बड़ी रकम देखकर कोई भी बेईमान हो सकता था। उसने सोचा, अर्जुन ऐसा आदमी तो नहीं है कि रकम लेकर फरार हो जाए, क्योंकि वो हर माह बाकायदगी से रकम वसूल करके उसे पहुंचाता था और बाएतमाद आदमी था। उसने गुल्लू दादा को टेलीफोन किया, मगर वो मौजूद नहीं था। शेर सिंह ने अपने एक मुलाजिम को अर्जुन के घर भी भेजा, मगर उसके घर पर ताला लगा हुआ था और उसके महल्लेदारों ने बताया कि वो सुबह से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। शेर सिंह ने 3 दूसरे कैबरों से पता किया, मगर उन्होंने उसे बताया कि अर्जुन तो आज रकम लेने आया ही नहीं। अब डीएसपी ने सोचा कि अगर अर्जुन का रकम लेकर भागने का इरादा होता तो वो बाकी तीनों कैबरों की रकम भी लेकर भाग सकता था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन सबसे पहले गुल्लू दादा के अड्डे पर ही गया था और उसके बाद से गायब था। शेर सिंह भी आखिर एक रिश्वतखोर अफसर था और उसने अंदाज़ा लगा लिया कि अर्जुन को गुल्लू दादा ने ही गायब किया है ताकि इस माह की रिश्वत बचाई जा सके। मगर वो गुल्लू दादा पर बराह रास्त हाथ भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि गुल्लू दादा एक अमीर कबीर मुजरम था और उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात भी थे। वैसे भी अर्जुन उससे बत्ता लेने गया था, इसलिए कोई केस भी दर्ज ना किया जा सकता था, इसलिए वो खामोश हो गया और सुबह होते ही एक इंस्पेक्टर के जिम्मे अर्जुन की खोज का काम लगाया। जब अर्जुन को होश आया तो वो तहखाने में ही पड़ा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। कुछ ही देर के बाद उसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो उसने देखा कि एक छोटा सा तहखाना है। हवा का नकास भी कहीं से नहीं था, इसलिए घुटन महसूस हो रही थी। तहखाने का फर्श कच्चा ही था,
जा बजा इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सीलन ज़्यादा फर्श की मिट्टी की बू और हड्डियों की बू मिलकर दिलो दिमाग में कुचूके से लगा रही थी। उसने छत की तरफ देखा मगर कहीं रास्ता नजर न आया, बल्कि यूं लगता था जैसे छत में ईंटें लगाकर प्लस्तर कर दिया गया हो। छत भी काफ़ी ऊंची थी और उसका हाथ भी नहीं पहुंच सकता था। तहखाने में भी कोई ऐसी चीज़ ना थी जिस पर खड़ा हुआ जा सके। अभी वो तहखाने का जायज़ा ही ले रहा था कि यकायक छत में रास्ता खुला और एक तेज़ हवा का झोंका सा अंदर आया तो अर्जुन की जान में जान आई और उसने ऊपर देखा। ऊपर गुल्लू दादा खड़ा था। उसने ऊपर के कमरे में रोशनी में गुल्लू दादा का चेहरा देखा तो उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से कहने लगा, गुल्लू दादा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो वरना डीएसपी शेर सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बारी बरकम गुल्लू दादा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मुस्कुराने से उसकी बड़ी बड़ी मूछें कन खजूरों की तरह इधर उधर फैलकर उसे और भी हैबतनाक बनाने लगी। गुल्लू दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शेर सिंह के बड़ों को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो, मगर मुझे तुम्हारी बेबसी देखकर तुम पे दया आ गई है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अर्जुन ने कहा, मुझे भोजन की ज़रूरत नहीं है, मगर गुल्लू दादा ने सुनी अनसुनी करते हुए एक प्लास्टिक का शापर उसकी तरफ फेंक दिया और तहखाने का रास्ता बंद कर दिया। अर्जुन को भूख भी ज़बरदस्त लग रही थी। उसने ना चाहते हुए भी शापर खोला। उसमें 3 रोटियां और अचार मौजूद था, साथ ही एक जूस का डिब्बा था। अर्जुन ने सोचा कि अगर खाना ना खाया तो गुल्लू दादा का क्या बिगड़ेगा, भूख से कमज़ोरी तो मुझे होगी, इसलिए खाना खाकर यहाँ से निकलने की तरकीब सोचनी चाहिए। उसने तीनों रोटियां खा ली और जूस का डब्बा पी लिया। अब उसकी जान में जान आई और वो तहखाने की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। मगर खाना खाते ही उसे नींद ने आ गिरा। उसने आंखें खोलने की पूरी कोशिश की मगर उसकी आंखें बंद होती चली गईं। दरअसल गुल्लू दादा ने उसमें नशा आवर गोलियां मिला दी थी ताकि अर्जुन बेहोश हो जाए और किसी किस्म का शोर ना करे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और डीएसपी शेर सिंह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था और किसी भी बहाने से तलाशी ले सकता था। और वही हुआ। कुछ ही देर बाद शेर सिंह उसके दफ्तर में आ धमका और गुल्लू दादा से अर्जुन के बारे में पूछा, मगर गुल्लू दादा ने उसे बताया कि अर्जुन आया ज़रूर था मगर उसी वक्त रकम लेकर चला गया। शेर सिंह ने रंगा और कासू से भी पूछा मगर उन्होंने भी वही रटा रटाया जवाब दिया कि अर्जुन उसी वक्त वापस चला गया था। शेर सिंह कुछ देर बैठकर चला गया। अर्जुन कासू का दोस्त था। वो अर्जुन को तहखाने से निकाल तो ना सकता था, मगर जब वह सुबह ही सुबह दफ्तर खोलता और सफाई करता तो वह तहखाने का रास्ता खोलकर वहाँ खाने का शापर गिरा देता ताकि अर्जुन भूखा ना मरे और खुद ही वहाँ से निकलने की कोई तरकीब करे। दफ्तर में एक दिन सफाई रंगा करता था और एक दिन कासू, इसलिए वो इतना खाना डाल देता था जो अर्जुन के लिए 2 दिन के लिए काफ़ी रहे। उधर अर्जुन ये सोचता था कि ये खाना गुल्लू दादा के हुक्म से आता है, मगर उसे क्या मालूम था कि गुल्लू दादा तो उसकी मौत चाहता है और उसके ख्याल में तो अर्जुन अब तक गल सड़ चुका होगा। दफ्तर की सफाई भी वो रंगे और कासू से इसलिए कराता था ताकि दफ्तर के बारे में किसी को किसी किस्म की भी मालूमात हासिल ना हो सके। रंगा और कासू उसके बाएतमाद आदमी थे। वो एक अरसे से गुल्लू दादा के साथ थे। कासू को अर्जुन से हमदर्दी तो बहुत थी, मगर वो उसे गुल्लू दादा के खौफ से ना निकालता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर गुल्लू दादा को पता लग गया तो फिर मैं भी अपनी जान से जाऊंगा। इसी तरह कई माह गुजर गए। शेर सिंह भी खामोश हो गया था, क्योंकि इतने अरसे में उसने हर मुमकिन कोशिश की मगर अर्जुन का कोई पता ना चल सका। अर्जुन रोज़ाना सोचता रहा था मगर उसे वहाँ से निकलने की कोई तरकीब समझ में ना आती थी। अब तो अर्जुन भी मायूस हो चुका था। खाना भी वो इस आस पर खा लेता था कि शायद उसे कभी बाहर निकलने का मौका मिल जाए। एक रोज़ वो बैठा सोच रहा था कि यकायक उसके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी तरह दीवार को तोड़ने की कोशिश करूं। फिर उसने सोचा तो ये तहखाना है, उसके तो चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी होगी। कोई घर की दीवार तो ये है नहीं कि दीवार तोड़कर निकल जाऊं, और फिर दीवार तोड़ने के लिए उसके पास कोई औजार भी नहीं थे। उसने सोचा क्यों ना मैं सुरंग खोद लूं और कुछ आगे जाकर फिर ऊपर की तरफ खुदाई शुरू कर दूंगा। इसी तरह मैं कहीं ना कहीं तो ज़रूर निकल जाऊंगा और इस मुसीबत से निजात मिलेगी। ये सोचकर उसके दिलो दिमाग में रोशनी सी हो गई। मगर अब ये मसाला था कि सुरंग किसी चीज़ से खोदी जाए। दफातन उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई, क्योंकि उसके पास एक लंबे चौड़े फल वाला खंजर था जो हर वक्त उसकी पिंडली से बंधा रहता था। उसने फ़ौरन खंजर निकाला और उसको बड़े गौर से देखा। उसको देखकर उसके चेहरे पर मुसर्रत और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। तहखाने का फर्श कच्चा था। उसने एक जोश और वलवले के साथ मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। जब काफ़ी गहरा गड्ढा खोद लिया तो वो थक कर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर लूँ। फिर उसको दीवार से आगे तक खोद कर फिर ऊपर की तरफ खोदना शुरू कर दूँ ताकि यहाँ से निकल जाऊँ। काफ़ी देर आराम के बाद उसने फिर सुरंग खोदनी शुरू कर दी।
अभी उसने कुछ ही ज़मीन आगे खोदी थी कि उसका हंजर किसी लकड़ी की चीज़ से टकराया। उसने उसके आसपास से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में वो लकड़ी की चीज़ बाहर निकाल ली। अब उसकी आंखें अंधेरे में पूरी तरह देख सकती थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो अंधेरे में ही रह रहा था। उसने उस लकड़ी की चीज़ को गौर से देखा। ये लकड़ी का बना हुआ 1 फुट का ताबूत था। वो 1 फुट का ताबूत देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, इस छोटे से ताबूत में लाश तो होनी नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इतना छोटा तो एक दिन का बच्चा भी नहीं होता, इसलिए ज़रूर इसमें हीरे जवाहरात वगैरह ही होंगे। ताबूत का ढक्कन बंद था। उसने हंजर से ताबूत का ढक्कन तोड़ दिया, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद था। उसमें कुंडी वगैरह तो ना थी। ढक्कन खोलते ही उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि ताबूत में एक छोटा सा चमड़े का मशकीज़ा था और उसका मुंह भी चमड़े से ही बनी हुई रस्सी से बांधा गया था। उसने मशकीज़े को हाथ में उठाकर देखा। उस पर सफ़ेद रंग से किसी अजीब सी ज़ुबान के नक्शो नगार से बने हुए थे, जो अर्जुन की समझ से बालातर थे। शायद ये कुछ लिखा हुआ था, मगर अर्जुन के पल्ले ना पड़ रहा था। हैरत अंगेज़ तौर पर मशकीज़ा ठंडा यख था, जैसे किसी डीप फ्रीज़र में रखा रहा हो। अर्जुन हैरान था कि किसी ने यह मशकीज़ा इतनी एहतियात से क्यों दफन किया हुआ है, क्योंकि उसमें तो कोई कीमती चीज़ नहीं लगती। उसने मशकीज़ा कान के करीब करके हिलाया ताकि पता चल सके कि उसमें क्या है, मगर कोई आवाज़ पैदा ना हुई। उसने सोचा, इसको खोलकर देखना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या। उसने हंजर से उसके मुंह पर बंधी हुई रस्सी को काटा। मशकीज़े का मुंह खुलते ही उसमें से ठंडी सफ़ेद भाप सी निकलनी शुरू हो गई और इस सफ़ेद से धुएं ने देखते ही देखते एक खौफनाक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, जिसका सर तहखाने की छत से टकरा रहा था। अर्जुन उसको देखते ही खौफ के मारे मर गया। अर्जुन ने तो ज़िंदगी की तलाश में सुरंग खोदी थी, मगर उसे क्या मालूम था कि मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। उसने तो ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दरमियान ताबूत खोला था, मगर मौत उसकी तलाश में थी। वह ज़िंदगी चाहता था, मगर मौत उसका नसीब था। वो ज़िंदगी की तलाश में मौत के हाथ आ गया था। अर्जुन की रूह कफ से अंसरी से प्रवास करते ही वो खौफनाक बदरूह अर्जुन के जिस्म में समा गई और फिर अर्जुन उठकर खड़ा हो गया। उसने उठकर हाथ ऊपर करके एक अंगड़ाई ली, जैसे सदियों की थकन दूर कर रहा हो। फिर उसने नज़रें घुमाकर चारों तरफ का जायज़ा लिया, मगर बाहर निकलने का कहीं रास्ता ना था। उसने छत की तरफ देखा और फिर अर्जुन के हाथ बढ़ते बढ़ते छत तक जा पहुंचे। दूसरे ही लम्हे उसने ऊपर की तरफ जोर लगाया और छत का वो हिस्सा जिसमें तहखाने का रास्ता था टूटकर ऊपर कमरे में जा गिरा। अर्जुन ने दोनों हाथ तहखाने के रास्ते वाले हिस्से में जमाए और दूसरे ही लम्हे वो जंप लगाकर कमरे में पहुंच गया। रात का वक्त था, इसलिए कमरे में अंधेरा था, मगर वो तो बदरूह था, सदियों पुरानी आत्मा जो अंधेरों में देखने की आदी थी। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो गुल्लू दादा के घर की राहदारी में खुलता था। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। दूसरे ही लम्हे हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ गया और दरवाजे के ऑटोमेटिक सिस्टम नकारा हो गए। उसने एक धक्का दिया और दरवाज़ा बगैर किसी आवाज़ के खुल गया और अर्जुन गुल्लू दादा के घर की राहदारी में निकल कर आ गया। राहदारी का बैरूनी दरवाज़ा बंद था, मगर अंदरूनी तरफ कोई दरवाज़ा नहीं था। अर्जुन राहदारी से गुजरकर सहन में आ गया और चारों तरफ देखने लगा। सहन में हल्की पावर का एक बल्ब जल रहा था। उसने चुंदियाई हुई आंखों से बल्ब की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों ने कई माह के बाद रोशनी की शक्ल देखी थी, इसलिए उससे बल्ब की तरफ देखा ना जा रहा था और उसके जिस्म में मौजूद बदरूह ने तो कभी जिंदगी में बल्ब देखा ही नहीं था, इसलिए उसे वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। अर्जुन का हुलिया बिगड़ा हुआ था, क्योंकि वो कई महीनों से तहखानों में बंद था। उसकी दाढ़ी, मूँछों और सर के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे, कपड़े फटे हुए, सारा जिस्म मट्टी मट्टी हो रहा था, मगर उसका जहन काम कर रहा था। लेकिन वो भी इस बदरूह के लिए काम कर रहा था जो अर्जुन के जिस्म में मौजूद थी। वो बदरूह अर्जुन के दिमाग से सोच सकती थी, उसकी आंखों से देख सकती थी और अर्जुन का जिस्म इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि अर्जुन तो अब एक लाश था और इस बदरूह के लिए जिस्म का काम दे रहा था। बल्ब से नजरें चुराते हुए अर्जुन एक कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर एक झटका दिया और क्रिच की आवाज़ के साथ दरवाजे की अंदरूनी कुंडी उखड़ गई। ये गुल्लू दादा की बेटी रूपा का कमरा था। दरवाजे की खड़खड़ाहट से रूपा की आंख खुल गई। उसने हाथ बढ़ाकर सरहाने लगी ट्यूबलाइट का बटन ऑन कर दिया। ट्यूबलाइट ने एक दो झटके खाए और कमरा रोशनी में नहा गया। अर्जुन भी दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हो चुका था। सामने रूपा बेड पर दराज थी। सुर्ख गाउन में लिपटी हुई रूपा क़यामत हेज लग रही थी। गाउन भी शायद मखमल का था और उसके मखमली जिस्म से लिपटा हुआ यूं लग रहा था जैसे आग के दहकते अंगारों को आग के शोलों ने अपनी लपेट में लेकर दुनिया से छुपा रखा हो। अंदर कमरे में कदम रखते ही अर्जुन ने ट्यूबलाइट की तेज़ रोशनी में एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी थोड़ी पलकें खोलकर रूपा की तरफ देखा। रूपा भी उसे देख चुकी थी। अर्जुन का बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर रूपा ने एक चीख मारी,
मगर अर्जुन उस पर छलांग लगा चुका था। अर्जुन ने किसी दरिंदे की तरह उसे दबोच लिया। दूसरे ही लम्हे उसका बदन गाउन से आज़ाद होकर अर्जुन की बाहों में था और रूपा की गुटी गुटी चीखें कमरे में गूंज रही थी और अर्जुन उसकी इज्जत तार तार कर रहा था। फिर रूपा ने एक दिलदोज चीख मारी और अर्जुन के बाजुओं में कटी हुई बकरी की तरह तड़पने लगी, मगर अर्जुन उसके गाल में दांत गाड़ चुका था। उसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर नौकर और गुल्लू दादा हड़बड़ाकर उठ बैठे और भागते हुए रूपा के कमरे की तरफ आए। रूपा की चीखें रुक चुकी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। गुल्लू दादा और नौकरों के कमरे में दाखिल होते ही अर्जुन ने पलटकर उनकी तरफ देखा। एक दिल खराश मंजर उनके सामने था। एक रीछनुमा इंसान रूपा का गोश्त खा रहा था। शायद उसने ऊपर का गाल उधेड़ लिया था, इसलिए एक तरफ से रूपा का पूरा जबड़ा नजर आ रहा था और रूपा खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर नौकर अर्जुन की तरफ बढ़े, मगर अर्जुन ने उन्हें बच्चों की तरह एक तरफ उछाल दिया और फिर गुल्लू दादा को धकेलता हुआ सहन में आया और राहदारी में बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गुल्लू दादा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने उसे खिलौने की तरह एक तरफ फेंक दिया और दौड़ता हुआ उसके घर का बैरूनी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। गुल्लू दादा को अच्छी खासी चोट लगी थी, मगर उसके पास चोटें सहलाने का वक्त नहीं था। वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ। इतने में उसकी बीवी भी बाहर आ चुकी थी और वो दोनों रूपा के कमरे में दाखिल हुए। दोनों बूढ़े मुलाजिम एक तरफ गिरकर बेहोश हो चुके थे। बेड पर रूपा का खून में लथपथ एक गाल से महरूम जिस्म अर्जुन की दरिंदगी की चुगली खा रहा था। बिमला कुमारी, गुल्लू दादा की पत्नी, एक चीख मारकर रूपा से लिपट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। गुल्लू दादा फौरन टेलीफोन की तरफ भागा। दूसरे ही लम्हे वो अस्पताल फ़ोन कर रहा था, मगर उसका लहजा इंतहाई गुलूगीर और शिकस्त खोरदा था। अस्पताल फ़ोन करके वो कमरे में वापस आया। बिमला कुमारी ने रूपा पर कंबल डाल दिया था और नौकरों के चेहरों पर पानी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। चंद ही मिनट में नौकरों को होश आ गया और वो फटी फटी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। गुल्लू दादा और बिमला कुमारी पर नज़र पड़ते ही उन्होंने फ़ौरन पूछा, वो बला कहाँ गई? मगर उनका लहजा इंतहाई खौफज़दा था। गुल्लू दादा ने उन्हें गुस्से से झड़क दिया और वो सहम कर खड़े हो गए। फिर बिमला कुमारी ने इन्हें बाहर जाने के लिए कहा और खुद बेहोश पड़ी रूपा को साड़ी पहनाने लगी। गुल्लू दादा भी कमरे से बाहर जा चुका था और बेचैनी से सहन में इधर उधर घूम रहा था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और रूपा को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल ले गए। गुल्लू दादा और बिमला कुमारी भी उसके साथ ही गए थे। इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त डॉक्टर हरदयाल शर्मा की ड्यूटी थी और वह गुल्लू दादा का पुराना जानने वाला था। उसने रूपा को फौरन ऑपरेशन थिएटर में भेजा और खुद प्रोफेसर सर्जन AK गुप्ता को टेलीफोन करने लगा। 2 घंटे की सड़ तोड़ कोशिशों के बाद रूपा की जान बच गई और उसके चेहरे पर टांगे लगाकर खून तो बंद कर दिया गया था, मगर उसका एक तरफ का पूरा जबड़ा दिखाई दे रहा था, जिसके लिए डॉक्टरों ने रूपा को अमेरिका ले जाने का मशवरा दिया। कई खून की बोतलें चढ़ाई गई थी, मगर रूपा को फिर भी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसको होश आ गया था, मगर वो आंखें मूंदे लेटी पड़ी थी। जब गुल्लू दादा और बिमला कुमारी अंदर कमरे में पहुंचे तो रूपा ने आंखें खोलकर अपनी माता और पिता की तरफ देखा। वो बोलना चाहती थी, मगर डॉक्टरों ने उसे बोलने से मना कर दिया था और साथ ही ये कहा था कि वो रूपा को कुछ भी खाने के लिए ना दिया जाए, वरना गाल पर लगे टांके उधड़कर खून रिसने लगेगा। रूपा को ऑपरेशन थिएटर से एक प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया था और उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी गई थी। गुल्लू दादा ने उसकी हालत देखकर कहा, बेटा तुम चिंता ना करना, मैं उस जुनूनी बेड़िए को कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं भगवान की धरती उस पर तंग कर दूंगा। सुबह हो चुकी थी। गुल्लू दादा ने अपनी पत्नी बिमला कुमारी से कहा, तुम रूपा के पास रहो, मैं किसी नौकर को खाना देकर भेजता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे मंगवा लेना। मैं ज़रा घर की और उस दरिंदे की खबर ले लूँ। बिमला कुमारी ने कहा, भगवान के लिए तुम अपराध छोड़ दो, भगवान ने हमें तुम्हारे ही पापों की सज़ा दी है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर गुल्लू दादा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपना खानदानी काम छोड़कर भिक्षा मांगना शुरू कर दूं? बिमला कुमारी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम अपना कारोबार मत छोड़ो। तुम क्यों अपना कारोबार छोड़ोगे? तुम तो खानदानी अपराधी हो। जाओ कन्याओं की इज्जतें नीलाम करो, औरतों को बेच डालो, तेरे पापों की सज़ा हम भुगतेंगे। आज मेरी बच्ची की इज्जत तुम्हारे किसी दुश्मन ने लूट ली है, कल को कोई मुझे भी नीलाम कर देगा, मगर तुम्हें क्या, तुम्हारा तो ये कारोबार है। ये अल्फाज गुल्लू दादा की समात पर बम बनकर गिरे। उसे ज़मीन घूमती हुई नजर आई। उसे तो अब मालूम हुआ था कि रूपा की उस हैवानुमा इंसान ने इज्जत भी लूट ली थी। उसका ज़मीर चीख चीख कर उसे कह रहा था, आज भगवान ने न्याय कर दिया। दूसरों की इज्जतें नीलाम करने वाले की इज्जत का कोई मोल भी ना लग सका। गुल्लू दादा, यही न्याय है, यही न्याय है, यही न्याय है। उसकी कुव्वत समाज जवाब देने लगी और वो कानों पर हाथ रखकर चीखा,
ये न्याय नहीं अन्याय है भगवान। मैं उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस दरिंदे का खून पी जाऊंगा। उस हैवान ने गुल्लू दादा से टक्कर ली है। मैं उसका अंजाम भी बहुत भयानक करूंगा। उसके बदन से गोश्त का एक एक टुकड़ा नोच लूंगा। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बस एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, मुझे पता लग जाए वो कौन है। ये कहकर वो अस्पताल के कमरे से निकला और आंधी तूफान की तरह अपने घर रवाना हो गया। अर्जुन गुल्लू दादा के घर से निकलकर गली में आ गया। फिर वो एक तरफ को चलता हुआ बाजार में जा पहुंचा। सारी दुकानें बंद थी, जगह जगह लाइटें जल रही थी। वो लाइटों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब अर्जुन की आंखों में रोशनी बर्दाश्त करने की ताकत आ चुकी थी, मगर वो लाइटों को देख देख कर हैरान हो रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ये वो जगह तो नहीं जहाँ मैं रहता था। ये तो कोई और ही दुनिया है। पता नहीं मैं कितने दिन बाद सोकर उठा हूँ। वो अपनी सोचों में गुम था कि उसे एक आदमी ने रोक लिया और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। ये बाजार का चौकीदार था। उसे देखकर अर्जुन हैरान रह गया, क्योंकि ये ज़ुबान उसकी समझ से बाहर थी। ये उसके मुल्क की ज़ुबान तो ना थी। फिर उस बदरूह ने सोचा, ये तो कोई और मुल्क है जहाँ मैं आ गया हूँ। मुझे इस जिस्म का दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, शायद उसकी ज़ुबान मेरी समझ में आ जाए। फिर उस बदरूह ने अर्जुन के जिस्म से काम लेना शुरू किया और उसका दिमाग भी इस्तेमाल किया, तो उसे मालूम हुआ कि ये तो बाजार की हिफाजत पर मामूर चौकीदार है। चौकीदार ने उससे पूछा, तुम कौन हो। उसने जवाब दिया कि मैं अर्जुन हूँ। चौकीदार ने फिर उससे पूछा कि तुम्हारा हुलिया क्यों बिगड़ा हुआ है और ये तुम्हारे मुंह और हाथों पर खून कैसा है। खून का नाम सुनते ही उस बदरूह की भूख और प्यास चमक उठी, क्योंकि वो गुल्लू दादा के आ जाने पर रूपा को छोड़कर भाग आया था और उसकी भूख और प्यास अभी बाकी थी। उसने आगे बढ़कर नौजवान चौकीदार का गला पकड़ लिया और उसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए। चौकीदार उसके हाथों में तड़पने लगा, मगर उसके मुंह से चीख भी ना निकल सकी। उसने अपने आप को अर्जुन की गिरफ्त से आज़ाद कराने की बड़ी कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। फिर कुछ ही देर में चौकीदार का जिस्म किसी मुर्दा छिपकली की तरह सड़क पर पड़ा था। अर्जुन ने उसका एक बाजू उखाड़ लिया। उसे चबाता हुआ वो एक तरफ को चल दिया। चलते चलते वो लाल मस्जिद के पास पहुंच गया। सुबह हो रही थी। मुअज्जिन ने जैसे ही अजान देनी शुरू की, अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। चौकीदार का आधा खाया हुआ बाजू उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा और वो वहीं पर गिर पड़ा। उस बदरूह ने इधर उधर देखा ताकि कहीं भाग जाए, मगर उसे अर्जुन का जिस्म ही महफूज ठिकाना नजर आया। उसने कानों में उंगलियां ठूंस ली ताकि अजान की आवाज़ सुनाई ना दे। वो अभी ऐसे ही पड़ा था कि पुलिस की गाड़ी आई और उसे वहां पड़ा देखकर उसे खड़ा होने को कहा। वो कानों में उंगलियां दिए खड़ा हुआ तो एक सिपाही ने उससे पूछा, कौन हो तुम। मगर वो तो कानों में उंगलियां दिए खड़ा था। उनकी बात सुनता तो जवाब देता। एक सिपाही ने हवालदार की तरफ देखते हुए कहा, सर ये तो कोई जासूस लगता है। उसने सिपाहियों को कहा कि उसे उठाकर गाड़ी में डाल लो और थाने ले चलो। सिपाहियों ने उसे पकड़कर गाड़ी में डाला और थाने ले गए, मगर उसने अभी तक कानों से उंगलियां ना निकाली थी। सिपाहियों ने उसे लाकर हवालात में बंद कर दिया। सुबह हो चुकी थी और अब दिन निकल आया था। बदरूह की ताकत भी दिन की रोशनी में जवाब दे चुकी थी और वो बेसुध हवालात में पड़ा था। इंस्पेक्टर डिसाई अभी गश्त पर था। कुछ ही देर बाद वो वापस आ गया। हवालदार करम ने सिपाहियों को कहा, इस जासूस को पकड़ कर लाओ। सिपाही गए और कुछ ही देर बाद अर्जुन उनके इंस्पेक्टर के सामने था। उसने अर्जुन पर एक तायराना नज़र डाली और कहा कि इसके बाल कटवाओ ताकि इसकी शक्ल तो नज़र आए। अर्जुन चुपचाप उनके सामने बैठा था, क्योंकि उस बदरूह की ताकतें दिन की रोशनी में कमज़ोर हो जाती थी। नाई को बुलवाया गया और कुछ ही देर में नाई ने उसकी शेव बनाई, बाल तराशे और अर्जुन की शक्ल दिखाई देने लगी। कई सिपाही और ख़ुद हवालदार करम उसे पहचानते थे। उन्होंने कहा, ये तो अर्जुन है। फिर हवालदार विक्रम ने उससे पूछा, अर्जुन तुम इतने दिन कहाँ रहे। तुम्हारी तलाश में तो डीएसपी शेर सिंह ने सारा शहर छान मारा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। अर्जुन ने कहा कि मुझे शेर सिंह से मिलवाओ। इंस्पेक्टर डिसाई ने डीएसपी शेर सिंह को टेलीफोन किया और बताया कि अर्जुन पकड़ा गया और इस वक्त थाना चांदनी चौक में मौजूद है। शेर सिंह अर्जुन का नाम सुनते ही गुस्से में आ गया और उसने इंस्पेक्टर डिसाई से कहा, ਉਹਨੂੰ जान ना देना, मैं थोड़ी देर विच आ रहा। बल्ली मारा के इलाके में चौकीदार कत्ल हो गया है, मैं पहले उत्थे जावांगा। यह हुक्म सुनकर इंस्पेक्टर डिसाई ने जवाब दिया, ओके सर, और फ़ोन बंद कर दिया। अर्जुन इंस्पेक्टर के कमरे में ही बैठा था और उनके साथ मामूल के मुताबिक बातें कर रहा था। उसे देखकर यह शक भी नहीं होता था कि यह वही कातिल बदरू है जिसने रात के अंधेरे में चौकीदार का खून पी लिया था। इंस्पेक्टर के इस्तफसार पर अर्जुन ने बताया कि मुझे कई बार खून की उल्टी आ चुकी है और मेरे कपड़ों पर लगा हुआ खून मेरा ही है। इंस्पेक्टर डिसाई ने उसे दूसरे कपड़े मंगवा कर दिए और अर्जुन से कहा कि स्नान करके कपड़े बदल लो। अर्जुन नहाना तो ना चाहता था, मगर फिर उसने सोचा इस जिस्म के लिए नहाना भी ज़रूरी है और अब तो मैं सबकी नज़र में अर्जुन ही हूँ, इसलिए मुझे अर्जुन ही बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर उसने कपड़े बदल लिए।
मगर उसे नहाने से जिस्म में कुछ दर्द महसूस हुआ, मगर ये तकलीफ सहना उस जिस्म में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था। कुछ ही देर बाद शेर सिंह भी आ गया। उसने आते ही अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, ओए तू कित्थे मर गया सी? अर्जुन ने उसे बताया कि गुल्लू दादा ने मुझे धोखे से तहखाने में बंद कर दिया था। मैं आज ही वहाँ से निकल कर भागा हूँ। आप इंस्पेक्टर साहब से पूछ लें मेरी क्या हालत थी। उन्होंने ही मेरे बाल कटवाए हैं, वरना मैं तो इसी हालत में आपके घर आ रहा था ताकि आप मेरी हालत देखकर मेरी बात का विश्वास कर सकें। यह सुनकर शेर सिंह ने कहा, ते ए गल है, मनु तो पहले ही गुल्लू ते शक सी कि अन्ने ही तेरे नाल चक्कर किया है, पर तू ओदे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा, मैं ओदा बंदोबस्त करना वा। अर्जुन ने इंस्पेक्टर देसाई की तरफ देखा, मगर देसाई ने उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए कहा, अर्जुन वकुआ थाना बल्ली मारा का है, इसलिए रपट भी वहीं दर्ज करेंगे। डीएसपी शेर सिंह ने इंस्पेक्टर देसाई से कहा, तुम तलका थाने फ़ोन करके कह दो कि फ़ौरन नफरी लेके गुल्लू दे कसीनो ते पहुंचन। अर्जुन की रपट भी लिख लो, मैं अर्जुन नूं लैके कसीनो ही पहुंच रहा। इंस्पेक्टर देसाई ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ, और टेलीफोन उठाकर अपने सामने रखा और रिसीवर उठाकर थाना बल्ली मारा का नंबर घुमाने लगा। शेर सिंह ने अर्जुन से कहा, तू मेरे नाल आ। फिर वो दोनों जीप में बैठकर गुल्लू दादा के जुए के अड्डे की तरफ चल पड़े। अभी घर पहुंचकर गुल्लू दादा ने एक नौकर को कहा कि तुम नाश्ता वगैरह लेकर हस्पताल पहुंचो और वहीं रहना, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ला देना। फिर उसने अलमारी से 10,000 रुपये निकाल कर उसे दिए और कहा, यह बिमला को दे देना। नौकर ये सब लेकर चला गया। इतने में रंगा और कासू भी आ गए। गुल्लू दादा ने हस्पताल जाते हुए राहदारी में दफ्तर का दरवाज़ा टूटा हुआ देख लिया था, मगर उस वक्त वो जल्दी में था। गुल्लू दादा ने उन्हें रूपा का गाल चबाने वाली बात बताई और उस रीछनुमा इंसान का हुलिया भी बताया। रूपा की इज्जत लूटने वाली बात उसने जानबूझकर उन्हें नहीं बताई थी कि उसकी बेइज्जती होगी। फिर उसने कहा कि मैं नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लूँ, तमाम रात सो नहीं सका, तुम दफ्तर की सफाई करो और दरवाज़ा ठीक कराओ और देखो उसने दफ्तर में कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसने पहले दफ्तर का दरवाज़ा तोड़कर दफ्तर में घुसने की कोशिश की, मगर दफ्तर में किसी को ना पाकर वो रूपा के कमरे में घुसा होगा। गुल्लू दादा का हुक्म सुनकर रंगा और कासू दफ्तर की तरफ चले गए और गुल्लू दादा अभी नौकर को नाश्ता लाने के लिए कह ही रहा था कि कासू और रंगा भागते हुए आए। वो घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, दादा वो कोई रीछनुमा इंसान नहीं था, वो तो अर्जुन था जो तहखाने का रास्ता तोड़कर बाहर निकला और फिर राहदारी का दरवाज़ा तोड़कर आंगन में आया होगा। अर्जुन का नाम सुनते ही गुल्लू दादा ऐसे उछला जैसे उसे करंट लग गया हो। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अर्जुन बगैर भोजन 7-8 माह कैसे जिंदा रहा? कासू ने जवाब दिया, तहखाने का रास्ता टूटा पड़ा है और तहखाने में अर्जुन ही था। इतना अरसा बंद रहने की वजह से उसकी दाढ़ी मूछे और सर के बाल बढ़कर उसका हुलिया बिगड़ गया होगा। अर्जुन के बारे में सुनकर गुल्लू दादा का पारा और चढ़ गया। उसे ज़्यादा गुस्सा तो इस बात का था कि उसने रूपा की इज्जत लूट ली है। वो गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, चलो मैं देखता हूँ, अगर वो अर्जुन ही था तो फिर उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। गुल्लू दादा ने दफ्तर में जाकर देखा तो वाकई तहखाने का रास्ता खुला पड़ा था। ये देखकर उसने कासू से कहा, यूँ लगता है जैसे वाकई अर्जुन ही तहखाने से निकल कर भागा है, मगर हैरत की बात यह है कि वो इतने दिन जिंदा कैसे रहा और फिर उसमें इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई कि उसने तहखाने का रास्ता खोल लिया और इतना मजबूत और भारी पत्थर उसने ऊपर धकेल कर फेंक दिया। कासू तो अर्जुन के फरार पर बहुत खुश था, क्योंकि अर्जुन को खाना वगैरह कासू देता था, मगर इस बात पर वो भी हैरान था कि अर्जुन ने तहखाने का रास्ता कैसे तोड़ दिया। रंगे ने गुल्लू दादा से कहा, हो सकता है मरने के बाद अर्जुन किसी बदरूह में तब्दील हो गया होगा और फिर तहखाने का रास्ता तोड़कर उसकी बदरूह निकली होगी। गुल्लू दादा ने उसे झिड़कते हुए कहा, यह सब बकवास बातें हैं, मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखता। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी मरने के बाद इतनी ताकत हासिल कर ले? बेवकूफ़, जिंदा अर्जुन तो हमारा कुछ नहीं कर सका, मरने के बाद वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? फिर उसने कासू और रंगे से कहा, अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, अर्जुन जहाँ कहीं भी नजर आए उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ और 2-3 आदमी थाना बल्ली मारा के पास और 2-3 आदमी डीएसपी शेर सिंह के दफ्तर और घर के बाहर लगा दो। वो शेर सिंह से मिलने की कोशिश करेगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, डीएसपी साहब की निगरानी करने की क्या ज़रूरत है, अर्जुन खुद तुम्हारे पास आ गया है। अर्जुन की आवाज़ सुनते ही वो आवाज़ की समत घुमा और अर्जुन पर नज़र पड़ते ही बोला, तुम? अर्जुन ने कहा, हाँ मैं। और गुल्लू दादा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे अर्जुन के पीछे डीएसपी शेर सिंह और दूसरे पुलिस वाले नजर आ गए। वो उनको देखकर हक्का बक्का रह गया। पुलिस वालों ने अंदर आते ही गुल्लू दादा और उसके मुलाजिम कासू और रंगे को हथकड़ी लगा ली। गुल्लू दादा ने डीएसपी शेर सिंह की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, ये सब क्या है? शेर सिंह ने जवाब दिया, अर्जुन ने तुहाडे खिलाफ रपट लिखाई है, बाकी अपने काम तुसी आप ही जान दो।
गुल्लू दादा ने कहा कि अर्जुन बकवास करता है, यह खुद रकम लेकर भागा था। शेर सिंह ने कहा, इसका फैसला अदालत करेगी, मैं नहीं। फिर डीएसपी शेर सिंह ने सीढ़ी और टार्च मंगवाकर सिपाहियों से तहखाने की तलाशी लेने के लिए कहा और कुछ ही देर में अर्जुन का खंजर और इंसानी खोपड़ियाँ और हड्डियों का ढेर गुल्लू दादा की मेज़ पर लगा दिया गया। डीएसपी शेर सिंह ने पूछा, हुण तुहाडा की ख्याल है दादा, यह हड्डियाँ भी अर्जुन ने आप ही बनाइया ने? ये सब देखकर गुल्लू दादा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और उससे कोई जवाब न बन पड़ा। डीएसपी शेर सिंह ने थाना बल्ली मारा के इंस्पैक्टर खयाली राम से कहा, इन्हों थाने लै चलो, केस दर्ज कर दो तो ये हड्डियाँ पोस्टमार्टम लिए भिजवा दो। ये सुनकर गुल्लू दादा ने खूनी नज़रों से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं तुझे देख लूँगा अर्जुन, मेरी वापसी का इंतज़ार करना, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। और जवाब में अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इंस्पेक्टर खयाली राम अपने काम में मसरूफ़ हो गया और डीएसपी शेर सिंह ने अर्जुन से कहा, आ मेरे नाल, तन्नू तेरे घर छड्ड आवां। और अर्जुन उठकर उसके पीछे पीछे हो लिया। जीप में बैठकर अर्जुन ने शेर सिंह से कहा, सर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। शेर सिंह ने जेब से बटवा निकाला और 100 के 10 नोट अर्जुन की हथेली पर रखते हुए कहा, फिलहाल ए रख लै तो 2-4 दिन आराम कर, फिर मेरे को आवी। और अर्जुन ने कोई जवाब दिए बगैर वह रकम जेब में रख ली, क्योंकि उसे पता था कि अब तो अर्जुन बनकर ही रहना है। इसलिए वो अर्जुन के दिमाग से भी काम लेने लगा था। उसे पता लग गया था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और डीएसपी से लेने हैं। अभी वो इन सोचों में ही गुम था कि एक झटके से जीप रुक गई। सामने ही उसका घर था। वो जीप से उतर आया और शेर सिंह ने बगैर कुछ कहे सुने जीप आगे बढ़ा दी। जीप से उतरकर अर्जुन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, मगर वहां तो ताला लगा हुआ था और चाबी भी उसके पास नहीं थी। उसने ताला लगा देखकर करीब ही एक साइकिल वाले की दुकान से हथौड़ी लेकर ताला तोड़ डाला। ताला तोड़कर उसने हथौड़ी वापस कर दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये एक कमरे पर मुश्तमिल घर था। छोटा सा सेन था और बैरूनी दरवाजे के एक तरफ गुसलखाना बना हुआ था। अंदरूनी कमरे की कुंडी लगी हुई थी। उसने कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ बिस्तर लगा हुआ था, एक कोने में मेज़ पर टेलीफोन रखा हुआ था, एक तरफ छोटी सी अलमारी में खाने पीने के बर्तन पड़े हुए थे। हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही थी, क्योंकि इतना अरसा मकान बन रहा था। अर्जुन बिस्तर पर दराज हो गया। उसके सारे कपड़े मट्टी मट्टी हो गए थे, मगर वो लापरवाह पड़ा रहा। वैसे भी वो एक बदरूह के ताबे था और बदरूह को सफाई से क्या गर्ज। बिस्तर पर लेटकर उसने सोचा, ये मैं किस देश में आ गया हूँ? मुझे तो यहाँ की ज़ुबान भी समझ नहीं आती। अगर मैं अर्जुन के दिमाग से काम ना लूँ तो मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों और पुलिस के असलहे को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि दुनिया ने तो बहुत तरक्की कर ली है। जब मैं ज़िंदा था तो ये सब चीज़ें कहाँ थी? उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि ये कौन सी सदी है, ये पता करना चाहिए। फिर उसने अर्जुन के दिमाग से सोचा तो उसे मालूम हुआ कि ये तो 19वीं सदी है। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे उस मशकीज़े में सोए हुए हज़ारों साल हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस्ताद सामरी ने तो मुझे बताया था कि सिर्फ 7 रोज़ का अमल है, मगर उसने मुझे इतना अरसा बंद क्यों रखा? और अब भी शायद अर्जुन ने मुझे खोला है, वरना मैं अब भी बंद ही रहता। मामला उसकी समझ से बाहर था। उसने सोचा, उस्ताद सामरी ने तो मुझसे कहा था कि सिर्फ 7 रोज़ के अमल से मैं तुम्हारी रूह में 7000 बदरूहों की शक्ति भर दूंगा, और फिर जब तुम अपने जिस्म में आओगे, तुम जब चाहोगे अपने जिस्म से निकल कर दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाओगे। धरती का देवता सोनदाम तुम्हारा गुलाम होगा और तुम उसके ज़रिए तख्त फ़िरौन पर कब्ज़ा कर सकोगे। फिर हम दोनों हुक्मरान होंगे और जो चाहेंगे करेंगे। मगर ऐसा ना हो सका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस्ताद सामरी से मंतर गलत हो गए हों? शायद ऐसा ही हुआ है, वरना वो मुझे इतना अरसा क्यों बंद रखता? मगर मंतर गलत पड़े गए होते तो मेरी रूह में इतनी ताकत क्यों आती? जबकि अंधेरे होते हैं तो मेरी ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब तो ये है कि उस्ताद सामरी ने अमल सही किया था, मगर किसी वजह से वो मुझे ना उठा सका। शायद उसने मेरे उठने के इंतज़ार में मेरी लाश हनूत करा दी। मुझे अपनी लाश तलाश करनी चाहिए। अगर मुझे लाश मिल गई तो फिर मैं इस दुनिया पर बादशाहत कायम कर सकता हूँ। फिर हर तरफ मेरा हुक्म चलेगा। उसने सोचा, उस्ताद सामरी तो अब तक मर चुका होगा, मगर हो सकता है कि उसने अपनी लाश भी हनूत करने की वसीयत की हो। अगर ऐसा हुआ और उसकी लाश मुझे मिल गई तो मैं उसको जगाने की कोशिश करूँगा और इस सिलसिले में धरती के देवता सोनदाम से भी मदद लूँगा। मगर सबसे पहले तो मुझे मिस्र जाना होगा। वहाँ पता नहीं अब किस फ़िरौन की हुकूमत होगी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान से मिस्र कितना दूर है, मगर मैं मालूमात हासिल करूँगा, क्योंकि अभी तो दिन है और रोशनियों से मुझे खौफ सी होती है। इसलिए मैं आराम करता हूँ। रात को घर से बाहर निकलूँगा और किसी से पता करूँगा कि अब मिस्र में क्या हालात हैं और मिस्र यहाँ से कितनी दूर है। फिर उस्ताद सामरी का घर भी तलाश करूँगा। शायद उसकी नस्ल से कोई ज़िंदा हो
और मुझे सही मालूमात मिल जाए। ये सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गईं। ये कहानी अभी जारी है।